हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका सेट है वो DSSB PRT 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिलते थे, लेकिन 2018 से DSSB ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में देखने को हमें मिलते थे, लेकिन आज जैसे आपका सेट नंबर 1 आपने देखा होगा, तो उसमें हिंदी ग्रामर के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ जीके टाइप की मतलब हिंदी इतिहास आपको देखने को ज़्यादा मिला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या है? तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या था। तो इंदिरा गांधी के जो पति थे उनका नाम फिरोज गांधी था। फिरोज गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी के जो पति थे वो फिरोज गांधी थे। और इंदिरा गांधी के जो 2 संतानें थीं जिनका नाम आपने सुना होगा, पहला राजीव गांधी और दूसरा संजय गांधी। तो 2 पुत्रों का नाम जो आता है वो राजीव गांधी और संजय गांधी आता है। और इंदिरा गांधी के जो पति थे वो फिरोज गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को पहले मिलते थे, लेकिन अब 1-2 क्वेश्चन ही इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आप कर जाएंगे, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से फंस जाएगा आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा आप। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित नारियों में से रावण की पत्नी कौन थी? तो रावण की पत्नी कौन थी, यहाँ रामायण से संबंधित क्वेश्चन है और इसकी भी फ्रिक्वेंसी आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो रामायण के 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसमें रावण की पत्नी कौन थी? तो रावण की पत्नी जो थी वो मंदोदरी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। नेक्स्ट 63rd यानी कि 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप कवि कौन थे? तो अष्टछाप के जो अष्टछाप मतलब 8 कवि आते हैं। अष्टछाप में आपके 8 कवि आते हैं, जिसमें से इन चारों में से किसका नाम आता है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि सूरदास का नाम आता है अष्टछाप के कवियों में। तो अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं आपको यह भी याद रखना है। तो अष्टछाप के कवियों में जो नाम है वो सूरदास का है एक, और सूरदास जो थे वो आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो आचार्य वल्लभाचार्य जो थे उनके 4 शिष्य थे, जिसमें से सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास, ये चारों थे अष्टछाप के कवियों में। और ऊपर से वल्लभाचार्य के जो स्वयं के पुत्र थे विट्ठल दास, तो विट्ठल दास के जो 4 शिष्य थे ये भी अष्टछाप के कवियों में इनका भी नाम आता है। तो विट्ठल दास के जो 4 शिष्य थे उनमें नाम आता है नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। तो ये 8 नाम आपको ध्यान रखने हैं। 4 नाम तो ये हैं सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। और ये चारों जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठल दास, उनके 4 शिष्य थे जिनका नाम है नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। इन चारों का नाम भी आता है अष्टछाप के कवियों में। तो ये इस तरह से 8 नाम आते हैं अष्टछाप के कवियों में। 4th क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कुवेम्पू का जन्म डैश गांव में हुआ था। तो कुवेम्पू कौन थे? सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कुवेम्पू का जन्म डैश गांव में हुआ था। तो कुवेम्पू का जो जन्म है वो कर्नाटक के कुप्पल्ली नामक स्थान पर हुआ था। कुप्पल्ली एक गांव का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुप्पल्ली गांव में कुवेम्पू का जन्म हुआ था। कुवेम्पू कौन थे? तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुवेम्पू जो थे वो कर्नाटक में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम साहित्यकार कुवेम्पू थे। कुवेम्पू जी का जन्म जो है वो 29 दिसंबर 1904 को शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली तालुके के कुप्पल्ली नामक गांव में हुआ था। तो आपको केवल कुप्पल्ली और कर्नाटक का नाम ध्यान रखना है। कर्नाटक के कुप्पल्ली नामक गांव में हुआ था इनका कुवेम्पू का जन्म। और कुवेम्पू कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम साहित्यकार थे।
नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। यशोधरा था। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यशोदा अलग हैं और यशोधरा अलग हैं। तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। यहाँ से आप सॉल्यूशन पढ़ लेना एक बार। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा इनमें। और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी का नाम था अहल्या। यह भी चीज़ आपको याद रखनी है। अहल्या कौन थी? अहल्या जो थी वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। यशोदा गलत शब्द है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके, वो गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। तो देख लेते हैं क्या है। 65 से 70 जो क्वेश्चन है वो होंगे गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं प्रश्नों के। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न। बाजार ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले आदमी अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते और बेचते हैं तथा बिना किसी रोक भाव मिलते हैं। गाँव में साप्ताहिक बाजार लगता है जहां विनिमय से व्यापार चलता है। विनिमय मतलब होता है वस्तु आदान प्रदान करना। मतलब ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होता है वो अपनी वस्तु को देकर और दूसरी उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले लेता है। मतलब जो अपनी चीज़ ज़्यादा होती है अपने पास वो चीज़ देकर दूसरे से जो आवश्यक वस्तु है वो ग्रहण कर लेता है। तो इसको कहते हैं विनिमय प्रणाली। तो इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की ज़रूरत की वस्तुएं उनके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी विनिमय प्रणाली। तो गांव में ये अक्सर देखने को मिलता है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुए स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाज़ार में बेचे जाते हैं। तो अहमदाबाद जो है गुजरात में, वो प्रसिद्ध है कपड़े मिल के लिए, और यहाँ स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाज़ार में बेचे जाते हैं। सोना या चांदी को दुनिया भर में ख़रीदा या बेचा जा सकता है, पर तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाज़ार नहीं होता है। तरकारी क्या होता है? सब्जी को कहते हैं तरकारी। तो तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाज़ार नहीं होता है, लेकिन सोना चांदी जो होता है वो तो दुनिया भर में ख़रीदा या बेचा जाता है। इनसे केवल एक शहर या एक गांव के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये जो छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं इसके बारे में कहा गया है, ये केवल एक शहर या एक गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। और इसमें जो फल या फिर तरकारी की जो सब्जियां के मार्केट लगता है वो बहुत विशाल नहीं होता, ज़्यादा छोटा सा ही होता है वो मार्केट। लेकिन यहाँ पूरे देश में जो चलता है उसके बारे में कहा गया है कि एक तो अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुए स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाज़ार में बेचे जाते हैं, और दूसरी बात सोने और चांदी की बात हुई है तो वो दुनिया भर में ख़रीदे बेचे जाते हैं। तो ये छोटा सा पैराग्राफ था। अब इसको पढ़ के आपको ये आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, बाज़ार में डैश से व्यापार चलता है। तो बाज़ार में किससे व्यापार चलता है? तो ऊपर आपने पढ़ा था बाज़ार में जो व्यापार है वो विनिमय से चलता है। विनिमय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं विनिमय जो तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाँव में साप्ताहिक बाज़ार लगता है जहाँ विनिमय से व्यापार चलता है। तो व्यापार किससे चलता है? गाँव में जो व्यापार चलता है वो विनिमय से चलता है, साप्ताहिक बाज़ार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है किसे दुनिया भर में ख़रीद या बेच सकते हैं। तो दुनिया भर में जो ख़रीद या बेच सकते हैं वो अभी आपने पढ़ा था। दुनिया भर में जो ख़रीदा या बेचा जा सकता है वो है सोना या चांदी। सोना चांदी क्या होता है? वो दुनिया भर में बेचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। यहाँ आपने पढ़ा भी था, सोना या चांदी जो है वो दुनिया भर में ख़रीद या बेच सकते हैं। ये चीज़ यहाँ से पढ़ी थी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड कपड़े कहाँ तैयार होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड कपड़े के बारे में? स्टैंडर्ड जो कपड़े होते हैं वो गुजरात के अहमदाबाद में तैयार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। तो यहाँ से पैराग्राफ में आपने पढ़ा था अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुए स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाज़ार में बेचे जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कपड़े होते हैं वो अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है किसका विशाल बाज़ार नहीं होता है। तो किसका विशाल बाज़ार नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? फल और तरकारी, फल और सब्जी जो होता है उसका विशाल बाज़ार नहीं होता है। तो यहाँ से हमने देखा था क्या कि पर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पर तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाज़ार नहीं होता है, इससे केवल एक शहर या गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो हमने यहाँ देखा कि
तरकारी और फल के बारे में यहाँ साफ लिखा है कि इसका विशाल बाजार नहीं होता है और इसका जो बाजार होता है वहाँ केवल एक शहर या गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कहाँ सार्वजनिक रूप से अपनी वस्तु खरीदने और बेचने में रोक भाव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जहाँ अपनी वस्तु खरीदने और बेचने का रोक भाव नहीं होता है तो वो कौन सा स्थान होता है, बाजार। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ऊँट शब्द का अन्य लिंग रूप है। तो ऊँट शब्द का अन्य लिंग रूप क्या हो सकता है, तो ऊँटे या ऊँटी या ऊँटनी या ऊँटानी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऊँटनी। ऊँट का जो अन्य लिंग यानी कि ऊँट तो होता है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो ऊँटनी हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 यानी कि 12th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 45 को हिंदी में डैश कहते हैं। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ आंसर दे सकते हैं कि 45 को हिंदी में क्या कहते हैं, 45 कहते हैं। तो 45 कैसे लिखेंगे, 45 नहीं कहते, 55 तो ये गलत है, 45 ये भी नहीं है, 45 कहते हैं, बड़ी की मात्रा रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन भी ऊपर पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 13th नंबर का क्वेश्चन यानी कि 73rd क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है। तो गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा, तो गुलाम का गुलामी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुलाम शब्द का जो भाववाचक रूप होगा वो गुलामी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुलाम का गुलामी आंसर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है यानी कि 74th नंबर का क्वेश्चन, 5 यानी कि पंच पांडवों की माँ थी। तो पांडवों की माँ यानी कि महाभारत से क्वेश्चन बना है एक। तो पांडवों की माँ का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुंती। कुंती पांडवों की माँ थी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से सॉल्यूशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब माँ का नाम पूछा है तो पत्नी का भी नाम पूछ सकते हैं। तो 5 पांडवों की जो माँ थी वो कुंती थी, जबकि जो धृतराष्ट्र थे उनकी पत्नी का नाम गांधारी था। पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। रावण की पत्नी का नाम पीछे प्रश्न था उसमें मंदोदरी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नेहरू जी की माताजी का नाम क्या था। तो नेहरू जी की जो माताजी थी उनका नाम क्या था, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो नेहरू जी की जो माताजी थी उनका नाम क्या हो जाएगा, स्वरूप रानी। स्वरूप रानी जो था वो नेहरू जी की माताजी का नाम था, स्वरूप रानी। नेक्स्ट स्वरूप रानी हो गया। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन यानी कि 76 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया रामायण के रचयिता डैश हैं। तो रामायण के रचयिता इनमें से कौन है, देख के आपको बताना होगा, तुलसीदास, वाल्मीकि, व्यास या कबीरदास। तो रामायण जो थे उसके रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। वाल्मीकि थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन यानी कि 77th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है भारत की प्रथम गगन यात्रा करने वाली महिला। भारत की प्रथम गगन यात्रा करने वाली महिला डैश हैं। तो गगन यात्रा भारत की किस महिला ने सबसे पहले की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला। भारत की ओर से कल्पना चावला ने सबसे पहले गगन यात्रा की थी। तो यहाँ ऊपर सॉल्यूशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, साथ ही अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। और कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। और इनका जन्म जो है 1962 में भारत के करनाल हरियाणा में एक हिंदू भारतीय परिवार की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 18th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी डैश। तो टेनिस जो खेल होता है उसमें ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है, तो ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी इनमें से कौन है। तो ग्रैंड स्लैम जो पुरस्कार है वो इनमें से किसने प्राप्त किया था, तो महेश भूपति। महेश भूपति का नाम आता है ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त करने में। तो यहाँ से सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं आप लोग। टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी महेश भूपति हैं। महेश भूपति का जन्म 1974 मद्रास में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस करियर की शुरुआत इन्होंने की थी।
महेश भूपति अपनी मेहनत से टेनिस में कई खिताब जीत चुके हैं और महेश भूपति ने 12 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 4 मेंस सिंगल्स और 8 मिक्स डबल्स अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इंद्र के हाथी का नाम। तो इंद्र के हाथी का नाम इन चारों में से क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इंद्र के जो हाथी था उसका नाम क्या था? ऐरावत। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन है कि 20th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उल्लू बनाना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनाना। किसी को मूर्ख बनाना यानी कि उल्लू बनाना कहते हैं। तो यहाँ से ये सेट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये हमारा 2014 का प्रैक्टिस पेपर था और 2014 में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते थे, जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित, रामायण महाभारत से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन आज का जो पैटर्न है वो इस टाइप का नहीं है, उसमें हिंदी ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको प्रैक्टिस पेपर 1 की तरह ही तैयार करना है, उसी की तर्ज पर आने वाला है आपका पेपर। तो उसी को देख के आपको आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कम आपको कुछ नहीं तो हिंदी साहित्य और इन सब से रामायण महाभारत से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ये चीज़ आनी भी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और पूरे 25 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके ही जाना। आपका स्कोर बहुत अच्छा खासा बनने वाला है DSSP के एग्ज़ाम में, एंड आई होप आप सिलेक्शन ज़रूर ले पाएंगे हमारे वीडियोस को देखकर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय,